फोन वही रख लेना। चल, कल की क्लास में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं और न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, प्लस हमारी ह्यूमन बॉडी को या एनिमल बॉडीज को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ठीक है, इसमें हमने कुछ डाइजेशन की प्रोसेस देखी थी, डाइजेशन इन अमीबा, डाइजेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जिसमें हमने यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के डाइजेशन की प्रोसेस देखी थी कि किस तरह से यूनिसेल्युलर या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन हो रहा था। अगर आपको याद हो, उसमें एक पॉइंट आया था एसिमिलेशन का करके। इसका पॉइंट आया था एसिमिलेशन का। तो एसिमिलेशन जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस कौन सी थी? एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें हमने क्या देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब खाने को डाइजेस्ट करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे, जो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गए थे, वो किससे एब्जॉर्ब हो गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद जब एसिमिलेशन के लिए हमने फूड पार्टिकल्स को आगे बढ़ाया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में लेकर गए, तो क्या हुआ वहां पर? तो वहां पर ये हुआ कि उस दौरान जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स थे, मतलब वो फूड पार्टिकल जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, प्लस उसी दौरान जो एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स थे या सिंपल पार्टिकल्स थे, उनमें से क्या किया गया? न्यूट्रिएंट्स के द्वारा एनर्जी को बनाया गया। इतनी बात कल हमने क्लियर कर ली थी। तो आज उसी प्रोसेस को जानेंगे कि किस तरह से हमने न्यूट्रिएंट्स या फिर जो हमारा सिंपल फूड था, उस सिंपल फूड से कैसे एनर्जी को बनाया। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन का। आज का टॉपिक कौन सा है? रेस्पिरेशन। तो आगे बढ़ते हैं इस क्लास में कि रेस्पिरेशन बना कहां से। अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है आपकी एसिमिलेशन से। कहां से होती है? एसिमिलेशन से। जो डाइजेशन की हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी, उनमें पहली कौन सी थी? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। इसमें से जो एसिमिलेशन वाली स्टेज थी, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन के बाद क्या देखा था? एसिमिलेशन देखा था, है ना। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड किस में आ रहा था? लार्ज इंटेस्टाइन में। और जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो दो काम हुए। पहला कि वाटर वहां से एब्जॉर्ब किया गया, है ना। सेकंड कि जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो सिंपल सब्सटेंस था, उसमें से क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। तो मतलब कहीं ना कहीं हम देखें तो एसिमिलेशन वाला जो स्टेप था, वहीं से रेस्पिरेशन चालू हो गया था। क्या हो गया था? रेस्पिरेशन की प्रोसेस एसिमिलेशन वाले स्टेप से चालू हो चुकी थी। तो अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो हमने देखा था कि जो एसिमिलेटेड फूड था, एसिमिलेटेड फूड मतलब जो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, इसमें से वाटर एब्जॉर्ब होने लगा है। अब है क्या कि फ्यूल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, कि वो खाना जो एसिमिलेटेड फॉर्म में है, मतलब जिससे एनर्जी निकाली जा रही है। तो अगर उसमें से एनर्जी निकाली जा रही है तो वो है क्या? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो फ्यूल है? फ्यूल मतलब अगर हमें गाड़ी चलानी होगी तो गाड़ी चलाने के लिए हमें फ्यूल क्या चाहिए? डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो वो डीजल और पेट्रोल क्या कर रहा है कि गाड़ी को रन करने में, हमारी कार को रन करने में, चलाने में हमारी हेल्प कर रहा है। यही तो हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो जो कई सारी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडीज में कई सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। तो उन सारी लाइफ प्रोसेसेस, उन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो उन सारी एक्टिविटीज, उन सारी प्रोसेसेस को करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। क्या चाहिए? फ्यूल। तो वो फ्यूल किसको माना? तो हमने कहा जो एसिमिलेटेड फूड था उसको हमने फ्यूल माना। क्या माना? फ्यूल।
कि जो एसिमिलेटेड फूड है वही हमारा फ्यूल है। क्या है? फ्यूल, जिससे कि हम बाकी सारी एक्टिविटीज या फिर लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं कि मटेरियल फॉर ग्रोथ रिपेयर ऑफ द बॉडी, कि अगर एसिमिलेटेड फूड जहां से हमें एनर्जी मिल रही है वो हमारा फ्यूल है। क्या है? फ्यूल। किसके लिए? कई सारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, हमारी लाइफ या हमारी एक्टिविटीज जो हो रही है, हमारी जो लिविंग एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए अगर वो एसिमिलेटेड फूड हमारा फ्यूल बन रहा है। क्या बन रहा है? फ्यूल बन रहा है। फ्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईंधन। पता होगा ये तो, है ना? तो अगर ये फूड हमारा फ्यूल है तो इससे हो क्या रहा है? तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी में ग्रोथ, क्योंकि हमने बताया था कल कि अगर आपको एनर्जी मिलेगी तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी। जैसे कि अमीबा में हो रहा था, अमीबा क्या कर रहा था? एनर्जी मिलने पर सेल का साइज उसका इंक्रीज हो रहा था, उसकी बॉडी इंक्रीज हो रही थी। तो भाई जब अमीबा जिसमें सिर्फ एक सेल है वो इंक्रीज हो सकता है, तो ह्यूमन बॉडीज या फिर एनिमल बॉडीज कैसी हैं? मल्टी सेल्यूलर। और अगर वो मल्टी सेल्यूलर है इट मीन्स कि जो एसिमिलेटेड फूड है जहां से हमें एनर्जी मिल रही है, क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी का यूज क्या है? कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करना। क्या यूज है? हमारी बॉडी की ग्रोथ करना प्लस रिपेयर करना। अब रिपेयर करना कैसे? कि ग्रोथ का मतलब तो समझ में आ गया। ग्रोथ मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का साइज बढ़ रहा है, हमारी एज बढ़ रही है, हमारे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, कई सारी चीजें ऐसी होती है हमारी बॉडी में जो ग्रो करती हैं। लेकिन रिपेयर मीन्स क्या होता है? क्या सभी सोचा है रिपेयर मीन्स क्या है? यहाँ पे किस चीज की रिपेयरमेंट हो रही है? रिपेयर मीन्स तो हमने ये देखा था सही करना होता है। रिपेयर मीन्स क्या होता है? सही करना। तो अगर रिपेयर मीन्स सही करना होता है तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हमें रिपेयर करना है या जिसके लिए एनर्जी चाहिए जिससे वो रिपेयर हो जाए? आप देखते हो कि आप रन कर रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपके हाथ पैर चल रहे हो, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कोई भी, ठीक है, आप मान लो पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो इन सब में क्या होता है? इन सब में एनर्जी का यूज होता है कि नहीं? अब समझो कि रिपेयर का मतलब यहां पे क्या निकल के आ रहा है। हम दौड़े, हमने रन किया, तो इससे हमारी कौन सी मसल्स इफेक्ट होंगी? तो हम कहेंगे हमारे जो पैर की मसल्स होंगी, लेग की, वो इफेक्ट होंगी, है कि नहीं? अब लेग की मसल्स इफेक्ट होंगी मतलब कहीं ना कहीं लेग की मसल्स या तो ब्रेक होंगी। क्या होंगी? ब्रेक होंगी। अब मसल्स ब्रेक कैसे होंगी? तो मसल्स बनी किससे? टिश्यू से, तो उनका ब्रेक होना। आप जब ज्यादा दौड़ लेते हो तो होता क्या है? रात के टाइम पैर में दर्द होना चालू हो जाता है। अब वो रात के टाइम पैर में दर्द होना चालू हुआ, इसका मतलब क्या है? कि आपकी जो मसल्स जिनसे आप दौड़ रहे थे तो वो क्या हुई? वो ब्रेक होना चालू हो गई। वो क्या हुई? वो ब्रेक हुई, और ब्रेक होने की वजह से उनमें आपको पेन होना चालू हुआ। अब इनको रिपेयर कैसे करें? क्या करना है? रिपेयर भी करना है। अगर रिपेयर नहीं करेंगे मतलब कि हमें बीमारी तो हो गई है, अब बीमारी का इलाज नहीं करो तो क्या होगा? वो बीमारी और बढ़ती जाएगी। वैसे ही जब आप दौड़ते हो, कोई फिजिकल वर्क करते हो या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप थक जाते हो, आपके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, आपके हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के टिश्यूज, आपकी बॉडी की सेल्स कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है, उनको डैमेज पहुंचा है, ठीक है। अब उनको आप रिपेयर ना करो तो वो बीमारियां क्या होंगी? और बढ़ती जाएंगी, यही तो होगा। तो उन सेल्स, उन टिश्यूज को रिपेयर करने का काम कौन करता है? वो एनर्जी जो हमें एसिमिलेटेड फूड से मिलती है। यहां पर देखो आया है ना कि एसिमिलेटेड फूड क्या है? कि एक ऐसा मटेरियल जो ग्रोथ और रिपेयर में काम आए। तो ग्रोथ जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, और रिपेयर कि हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स, जो भी टिश्यूज, जो भी सेल्स इफेक्ट हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, उनको रिपेयर करने का काम। हमारे मान लो कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, आप कहीं खेलते हुए गिर गए, आप पे कहीं चोट लग गई, तो इससे होगा क्या? आपको ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, प्लस आपके हो सकता है कहीं पे कट आ जाए,
अब वो कट जब आ जाता है तो क्या वो कट हमेशा बना रहता है? नहीं, एक टाइम ऐसा आता है कि 2 दिन 4 दिन या 5 दिन बाद वो कट पूरी तरह से गायब हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रिपेयर करना जानती है। क्या करना जानती है? रिपेयर। और वो रिपेयर होगा कैसे? तो हमें फूड लेना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी। आप देखते हो डॉक्टर वगैरह भी बोलते हैं कि जब बीमार होते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा प्रॉपर हेल्दी खाना खाना चाहिए। और हेल्दी खाना क्यों खाना चाहिए? जिससे हमें प्रॉपर एनर्जी मिले, जिससे कि हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट हो सके, हमारी बॉडी मेंटेन हो सके। क्योंकि अगर आपको चोट लगी होगी, आप बीमार होगे, तो आपकी बॉडी रिपेयर तब करेगी ना जब उसके पास फ्यूल होगा, जब उसके पास दवाइयां होंगी। और बॉडी को रिपेयर करने के लिए दवाइयां मेन क्या है? तो हम कहेंगे एनर्जी। हम बाहर से दवाई खा रहे हैं, वो तो क्या है? वो तो कैटलिस्ट का काम कर रही है। हम बाहर से जो दवाई खा रहे हैं उसका काम क्या है? जैसे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का रिएक्शन तेज कर देना। अब आपको बुखार चढ़ा हो, कभी कभी क्या होता है, बुखार नॉर्मल भी उतर जाता है बिना दवाई खाए। और कभी आपको लगता है हमें काम पे जाना है, बहुत अर्जेंट काम है, जाने ही जाना पड़ेगा, नहीं रेस्ट कर सकते, तो क्या होता है, दवाई भी खानी पड़ती है जिससे कि बुखार जल्दी चला जाए, है ना। लेकिन मेन रोल किसका होता है रिपेयर में, मेंटेनेंस में बॉडी का? वो होता है एनर्जी का। किसका होता है? एनर्जी का। क्लियर हुआ कि एसिमिलेटेड फूड जो हमने देखा था वो एक तरह का फ्यूल है, जिस फ्यूल से हमारी लाइफ की कई सारी प्रोसेस, कई सारी फंक्शन होते हैं। प्लस वो एक ऐसा मटेरियल है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस होती है। कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है। अगर हमने इतना सब पढ़ लिया कि एसिमिलेटेड फूड ये करता है, एसिमिलेटेड फूड एक ग्रोथ का काम करता है, रिपेयर का काम करता है, एक फ्यूल है, लेकिन रेस्पिरेशन की मेन डेफिनेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। अभी बात की हमने कि एसिमिलेशन प्रोसेस से क्या होता है? एनर्जी बनना चालू हो जाती है। तो वो जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस कौन सी है? तो वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। किसकी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन की। कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कहां से? तो फ्रॉम फूड। कहां से? तो फ्रॉम फूड। कि जब हमारे खाने से, हमारे फूड से एनर्जी रिलीज होने लगे तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहें। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जिस टाइम, जिस स्टेज पर, जिस स्टेप पर हमारे उस खाने से एनर्जी रिलीज होने लगे, ऐसा तो है नहीं आपने खाना खाया और तुरंत एनर्जी रिलीज हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस स्टेप पर हमारे फूड से एनर्जी रिलीज होना चालू हो जाती है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो वो पूरी प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हमने जो भी खाना खाया हो, उस खाने से जब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। हमारे खाए हुए खाने से एनर्जी का रिलीज होना, इसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो जान ली कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में खाने से एनर्जी जब बनती है तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस। अब बात ये आती है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है क्या। बायोकेमिकल प्रोसेस, अगर इसमें एक वर्ड आ गया है तो बायोकेमिकल प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये है क्या? तो बायोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है, याद रखना है इसको, कि बायोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कहां होती है? तो हम कहेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। कहां होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहां? तो उनकी बॉडी के अंदर, मींस इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर उनकी सेल के अंदर। क्योंकि भाई इंसान की बॉडी बनी सेल्स से, है ना। किसी भी एनिमल, किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। तो जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो क्या है?
कि बायोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर होती है। तो इट मींस क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्पायरेशन है वो रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है ना। रेस्पायरेशन अगर बायोकेमिकल प्रोसेस है, इट मींस कहीं ना कहीं एक ऐसी रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होती है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर होती है। यही 2 पॉइंट बताएं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमने ये तो देख लिया कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है वो भी सीख लिया, लेकिन क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। कौन सी? हम अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ के आए रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, चैप्टर फर्स्ट में। रेडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन का टर्म आया था। ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए? ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस कौन सी? कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। किसका ऑक्सीडेशन? फूड। मतलब क्या आप यहां पर अपने जो खाना खाया है, आपने जो खाना खाया, जो फूड लिया है, उसी की तो बात हो रही है यहां पर। तो क्या उसमें आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया? इसका मीन्स तो ये निकला यहां पर कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, मतलब जिस पार्टिकल, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए वो ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है मतलब फूड में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। आगे, इनसाइड द सेल। अभी हमने बताया था कि बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या तो बॉडी के अंदर हो या सेल के अंदर। तो इनने पूरा डिफाइन कर दिया कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, कौन सी है? तो वो ऑक्सीडेशन है। किसका ऑक्सीडेशन है? तो वो फूड का ऑक्सीडेशन है। किसका ऑक्सीडेशन है? फूड का। कहां पर हो रहा है? तो सेल के अंदर हो रहा है। कहां हो रहा है? सेल के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो भी क्या है? दैट इज ऑल्सो रेस्पायरेशन। अब सेल जो होती है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल होती है ना, वो छोटी सी सेल के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। उस पार्ट में अगर उन कई सारे पार्ट्स की हम बात करें तो किस पार्ट में ये प्रोसेस होती है? ऐसा कौन सा पार्ट है सेल का जहां पर ये बायोकेमिकल प्रोसेस या रेस्पायरेशन होगा? तो हम बात करें तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया फिक्स नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा पार्ट है जहां पर रेस्पायरेशन कब वर्क करेगा? जब वो ऑक्सीडेशन हो रहा हो। कब? जब ऑक्सीडेशन हो रहा हो, मतलब जब फूड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो ये प्रोसेस कहां होगी? सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? अगला पॉइंट हम बात करें कि इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, कि ये प्रोसेस रेस्पायरेशन की कहां होती है? तो किसी भी बॉडी में पाई जाने वाली सेल्स और उन सेल्स के भी अंदर। अगर मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारी सेल्स अगर मौजूद हैं तो उन सेल्स के भी अंदर ये प्रोसेस होती है। कहां होती है? उन सेल्स के अंदर। अगला पॉइंट हमें क्या दिया था कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या है? क्योंकि अभी तक हमने देखा डाइजेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज तो आया ही नहीं था कहीं। तो समझो ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज को देखते हैं एक बार। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस थी, कौन सी प्रोसेस? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन आया था, है ना। तो हमने बताया था कि इस एसिमिलेशन प्रोसेस के दौरान जो खाना एब्जॉर्ब हो गया था पहले, तो वो क्या एब्जॉर्ब हुआ था? तो वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए थे। वो सिंपल फूड जो था, वो सिंपल फूड जो एब्जॉर्ब हुआ था उसी को ग्लूकोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लूकोज। वो सिंपल फूड जो एब्जॉर्प्शन के टाइम पर
स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा कहां चला गया था? सेल्स के पास, जिसको विलीज ने एब्जॉर्ब करके सेल्स को दे दिया था। तो वो सिंपल फूड जो अभी तक हम कह रहे थे वो है क्या असल में? तो वही हमारा ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। अब क्लियर है? कोई डाउट? चलिए ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो सिंपल सब्सटेंस ग्लूकोज था, जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होके आया था, उसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ग्लूकोज भी टूटेगा, मतलब ग्लूकोज के भी पार्ट्स हो जाएंगे। तो कैसे? कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज, वो सिंपल सब्सटेंस जो एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एब्जॉर्ब हो गया था, वो सिंपल सब्सटेंस जो एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एब्जॉर्ब हुआ था, है ना, वो ग्लूकोज था। तो उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब वो ग्लूकोज टूट रहा है किसकी प्रेजेंस में? कब टूट रहा है? कि जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। कब टूटेगा? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है रेस्पिरेशन की। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं कि रिलीज एनर्जी। अब एनर्जी का रिलीज होना, तो हमने यही पढ़ा था डेफिनेशन में कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो भी हम खाना खाएंगे उस खाने से एनर्जी रिलीज होगी। तो समझो कि ग्लूकोज जब टूटा, ब्रेक हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब जाकर एनर्जी बनेगी। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा, टूटेगा, तो क्या बनेगी? एनर्जी। क्या बनेगी? तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी बनेगी, वो किसके फॉर्म में होगी? तो हम जानते हैं कई सारी यूनिट्स होती हैं, कई सारे मेजरमेंट्स होते हैं। हमें अगर लंबाई को नापना है तो मीटर ले लेते हैं, हमें अगर वजन को नापना है तो हम किलोग्राम ले लेते हैं, हमें अगर ऊंचाई को नापना है तो हम हाइट ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट दी जाती है। टेम्परेचर के लिए सेल्सियस है कि नहीं? तो इसी तरह से अब अगर यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है खाने में से, तो हमें यह भी तो पता रहे कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। आपने एनर्जी तो रिलीज करवा दी खाने में से, ग्लूकोज में से, लेकिन कितनी एनर्जी रिलीज हुई तो पता ही नहीं है हमें। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक यूनिट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। किसके फॉर्म में? एक यूनिट के फॉर्म में। तो उस यूनिट को बोलेंगे क्या? उस यूनिट को बोला जाता है एटीपी। क्या बोला जाता है? एटीपी। कि कितने एटीपी एनर्जी खाने में से रिलीज हुई। मान लो हमने खाना खाया, ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज को तोड़ा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एनर्जी रिलीज हुई। वो एनर्जी कितनी हुई तो उसको किस में देखेंगे हम? तो उसको हम देखेंगे एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में देखेंगे? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है कि एनर्जी जो रिलीज होती है खाने में से रेस्पिरेशन के दौरान, उसको मेजर करने के लिए, उसको देखने के लिए क्या लेते हैं हम? एटीपी लेते हैं। मतलब वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो रही है, एटीपी के फॉर्म में इकट्ठा हो रही है। उस एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा, कि एनर्जी यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शन इन सेल्स। कि अब एनर्जी रिलीज तो हो गई, एटीपी के फॉर्म में स्टोर भी हो गई, अब उस एनर्जी का होगा क्या? तो हम देखते हैं कि अब होता क्या है कि घर पे स्टोर रूम होता है। क्या होता है? एक स्टोर रूम होता है कि इकट्ठा महीने भर का राशन आया और डब्बों में भरकर रख दिया, बोरियों में भरकर रख दिया। अब क्या वो राशन इकट्ठा यूज होता है? नहीं होता। मान लो 10 किलो चीनी आ गई, हमें अभी जितनी जरूरत होगी उतनी हम निकालेंगे, उसको यूज करेंगे। हमने 1 किलो निकाल ली, अपने अलग डब्बे में रख ली, उसको यूज कर रहे हैं। वो एनर्जी क्या, वो चीनी क्या है? यूज हो रही है। हमारे पास 15 किलो चावल आए, उसमें से 2 किलो चावल अलग कर लिए, वो यूज हो रहे हैं।
बाकी सब कहाँ है, स्टोर किया हुआ रखा हुआ है, इकट्ठा करके स्टोर में रख दिया हमने। तो क्या जितनी एनर्जी बनती है वो सब यूज हो जाती है? नहीं, जितनी एनर्जी बनती है वो कहाँ स्टोर हो जाती है? एटीपी के फॉर्म में। कहाँ स्टोर हो जाती है? एटीपी के फॉर्म में। उसके बाद हमारी सेल्स को अलग अलग फंक्शन करने के लिए, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग फंक्शंस करने के लिए, जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ करना, मेंटेनेंस रखना, रिपेयर करना, इन सभी कामों में जब जब एनर्जी की यूज पड़ती है, जब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में आपको मिलती है और वहां से एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जिस सेल को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी उनको दे दी जाएगी। क्लियर है? उससे पहले वो कहां स्टोर रहेगी? एटीपी के फॉर्म में। कोई डाउट? तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज रेस्पिरेशन की, जिसमें हमने देखा कि रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, ये सेल के अंदर होती है, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसमें एनर्जी रिलीज होती है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और लास्ट पॉइंट था कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई और जिसको हमने स्टोर कर लिया, अब सेल्स के द्वारा जब जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग एनर्जी आपको दे दी जाएगी। किसको दे दी जाएगी? सेल्स। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अगली स्लाइड पर कि हमने भी बात की कि जो रेस्पिरेशन हो रहा था, उस रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था कि बायोकेमिकल जो प्रोसेस थी वो बायोकेमिकल प्रोसेस सेल के अंदर हो रही थी। कहां हो रही थी? सेल के अंदर। एक नाम बताया था हमने, क्या नाम था? कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां हो रही थी? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता कहां है? जैसे कि ये सेल है, ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, सिलिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल्स हैं, कई सारे पार्ट्स आपको दिए गए। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, कई सारे ऑर्गन्स, कई सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे सेल है, सेल का भी स्ट्रक्चर होता है, उसके भी पार्ट्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती तो माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा। क्लियर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर मिलेगा? तो आप देख रहे हो, ध्यान से, ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप में हल्के से दिख रहे हैं। ये है कि देखो, एक ये है, एक ये बना हुआ है, एक ये रहा अंदर, एक यहां पर है, दिख रहा होगा, दिख रहा है? यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। कब होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कब होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो हमने पढ़ ली, रेस्पिरेशन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, लेकिन रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने होते हैं? टॉपिक हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, के रेस्पिरेशन की कितने टाइप्स हैं। तो पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा आता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा आता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब स्टार्ट करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, क्योंकि अगर दो टाइप के रेस्पिरेशन आए हैं तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों के बारे में जानते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है पहले उसको जान लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि विच टेक्स प्लेस, मींस एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो कब अकर होता है, कब बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है, एक ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ कब होगी? जब ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो हमने देखा था कि यहां पर एक अनएरोबिक भी था। क्या था? एक अनएरोबिक भी था। अब अगर वो एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि अनएरोबिक उसका उल्टा हो सकता है ना?
कि शायद वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो, है ना। तो देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, मतलब जब आपको ऑक्सीजन मिलेगी तभी ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस आप कर पाओगे, अन्यथा आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो अगर आपको याद हो एक पॉइंट हमने बताया था कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है? लिविंग बॉडी के अंदर। लिविंग बॉडी के अंदर मतलब या तो सेल के अंदर या बॉडी के अंदर। और सेल के अंदर कब हो रहा है? जब ऑक्सीजन मिले। क्या मिले? ऑक्सीजन। और कहां पर हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वही पॉइंट आ गया देखो कि रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होगा? कहां हो रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है, एक ऐसी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कहां होती है? सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्ड पॉइंट, कि प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां पर आपको सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगी। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने किस में देखा था? रेस्पिरेशन में। तो हम कहेंगे एटीपी के फॉर्म में। किस में देखा था? एटीपी के फॉर्म में। क्लियर है कि एरोबिक में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। और थर्ड पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कि अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो होती किसके साथ है? तो हम कहेंगे फूड के साथ। किसके साथ होती है? फूड के साथ। अब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये खाने का ऑक्सीडेशन होगा। कौन से खाने का? ग्लूकोज का। किसका ऑक्सीडेशन होगा? ग्लूकोज का। चलिए रिएक्शन पे आते हैं। देखो समझो इसको कि ग्लूकोज लिया, जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के टाइम पे मिल गया था हमें, उस ग्लूकोज की रिएक्शन किससे हुई? ऑक्सीजन से, जो कहां थी? सेल के अंदर। कहां थी? सेल के अंदर। और जैसी रिएक्शन हुई तो क्या क्या बना? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा वाटर बना। क्या बना? वाटर, H2O। और लास्ट हमने क्या देखा कि अब हमारा मेन सब्सटेंस एनर्जी, एनर्जी किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में निकल गई। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम जो सांस लेते हैं वो सांस जाती कहाँ है? सेल्स में जाती है। कहाँ जाती है? सेल्स में। अब उस सांस जो हम ले रहे हैं उसमें क्या हम ले रहे हैं? ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। क्या इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ चली गई? सेल में, है ना। सेल में जाने के बाद क्या होता है कि सेल के अंदर ही तो रेस्पिरेशन हो रहा था। सेल में जाने के बाद क्या हुआ कि जो ग्लूकोज था या फिर जो फूड मटेरियल था उसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गई उसको। इससे क्या मिला? तो इससे ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी। क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर बनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर के अंदर तो रख नहीं सकते क्योंकि दैट इज अ हार्मफुल गैस फॉर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल गैस है, इसको अपने बॉडी के अंदर हम रख नहीं सकते। तो अब अगर ये बनी है तो कहां जाएगी? तो ये क्या करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जो वाटर रिलीज होता है वो वाटर हमारी बॉडी में यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है एनर्जी, वो हमारी सेल्स में एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। क्लियर है? अब बात आती है कितनी एनर्जी। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, क्योंकि जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ है ना वही तो था फूड, तो वो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 38 एटीपी एनर्जी आपको देगा। कितनी एनर्जी देगा? 38 एटीपी एनर्जी आपको रिलीज करके देगा। कोई डाउट? क्लियर है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनएरोबिक एरोबिक कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, डॉग्स, लॉयन, एलिफेंट, काऊ, गॉड, इस तरह से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो, मतलब कई सारे प्लांट्स में भी एरोबिक होती है। अब आप कहो कि एरोबिक में तो नहीं सीखा था कि ऑक्सीजन लो उससे एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन प्लांट्स में तो हमने ये पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे वो, तो तब ऑक्सीजन देते थे, है ना? तो ये तो उल्टा नहीं हो गया कहीं, है ना? कि प्लांट्स में तो हमने ये पढ़ा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं, लेकिन अगर यहां ये लिखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होती है, तो एरोबिक में तो ऑक्सीजन को लेते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। लेकिन प्लांट्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ले रहे थे और ऑक्सीजन को छोड़ रहे थे। उल्टा नहीं हो रहा है ये कुछ उल्टा हो रहा है ना? लेकिन क्यों? तो ये क्या चल रही है? तो ये चल रही है रेस्पिरेशन। क्या चल रही है? रेस्पिरेशन। पॉइंट याद रखना। और वो क्या है? वो है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस, जहां पर CO2 लेकर ऑक्सीजन मिल रही थी। रेस्पिरेशन में O2 लेकर CO2 मिलती है। रेस्पिरेशन अलग है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। फोटोसिंथेसिस अलग है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। भाई खाना जिससे एनर्जी तुम बना रहे हो, वो खाना कहां से लाओगे? फूड से। तो वो फूड कहां से लाओगे? तो भाई प्लांट्स का तो काम ही है खुद का फूड बनाना, तो वो किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। तो जब फूड बन जाएगा तभी तो जाकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी निकलेगी, है ना? तो वो ग्लूकोज कहां से लाओगे? जब यहां ग्लूकोज बन जाए। बनेगा कब? जब फोटोसिंथेसिस होगी। तो फोटोसिंथेसिस अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। तो यहां कंफ्यूज मत होना कि अगर प्लांट में एरोबिक होती है मतलब प्लांट भी O2 लेते हैं, तो हाँ प्लांट भी O2 लेते हैं। प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए। किसके लिए? एनर्जी के लिए। क्लियर है? ठीक है। चलिए अगला पार्ट आता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे, हमने एरोबिक पढ़ ली तो अनएरोबिक बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसका ठीक उल्टा है। समझो, विच टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां हम क्या पढ़ के आए थे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, जो ऑक्सीजन की वजह से हो। लेकिन यहां तो अब्सेंस है, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हम बिना ऑक्सीजन के ही यहां पर काम चला लेंगे। मतलब ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक उसका उल्टा है, एरोबिक में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, लेकिन अनएरोबिक में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, हमने वहां देखा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बन रही थी। क्या हो रहा था? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बन रही है, लेकिन यहां पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू एरोबिक। एरोबिक की तुलना में यहां पर एनर्जी कम बनेगी। क्लियर है? ठीक। फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे हमने वहां देखा था एरोबिक में क्या क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्योंकि मेन प्रोडक्ट क्या है? एनर्जी। इसके अलावा और क्या बन रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये तो एरोबिक का हो गया। लेकिन अनएरोबिक में क्या क्या बन रहा था? तो अनएरोबिक में क्या बनता है? एथेनॉल बनता है एक्स्ट्रा में। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसके अलावा एनर्जी तो बननी ही बननी है, क्योंकि रेस्पिरेशन है।
लेकिन अब वहां हमने देखा था कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पर 38 एटीपी बन रही थी। तो अगर यहां पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है तो कितना लेस, तो यहां पर एक मॉलिक्यूल पे 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब 2 एटीपी एनर्जी। तो ये कितना है, 16 गुना कम है, 16 टाइम्स लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ रहे हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन से अनएरोबिक में 16 गुना कम एनर्जी बनती है। क्योंकि कैसे, कि वहीं 30, वहां कितनी बन रही थी, 16 नहीं, यहां कितनी 38 बन रही थी ना, तो 38 और वहां पर 2, सॉरी 19 टाइम्स था, कितना था 19। तो यहां पर एरोबिक के मुकाबले कितना कम बन रही है, तो 19 टाइम्स एनर्जी कम बन रही है, और वहां पर 19 गुना ज्यादा बन रही है। वहां 38 है, यहां सिर्फ 2 है। क्लियर है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए अब बात करते हैं कि कहां कहां होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जैसे कि यीस्ट हो गया, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जहां पर ये एनर्जी आपको, रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। आगे दिया गया है कि ये यीस्ट और बैक्टीरिया, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव, इन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिकॉज दे कैन ऑब्टेन एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ऑक्सीजन के बिना एनर्जी निकाल सकते हैं, तो एनर्जी तो मिल गई ना, बॉडी ग्रोथ हो जाएगी, बॉडी मेंटेन हो जाएगी। बॉडी ग्रोथ हो रही है, मेंटेन हो रही है, जिंदगी जीने के लिए और क्या चाहिए, एनर्जी। तो वो इन्हें मिल रही है बिना ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए। क्लियर है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब बात करते हैं कि हमने एरोबिक में देखा था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, कब, जब ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, तो ये कहां होगी, तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होगी। कहां पर होगी, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या, जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर जो ब्लैंक एरिया बचता है, ये जो ब्लैंक एरिया बचा हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। और यहीं पर आपकी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक। इनमें अगर कोई डाउट्स हो, हाँ